अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ दोबारा मुज़ाकरात कर रही है। एक दफ़ा फिर सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ये मुज़ाकरात कितने नतीजा खेज सामने होंगे साबित होंगे। और इस माजी में भी हमने देखा कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र्स की गई, लेकिन इवेंचुअली वो रिज़ल्ट्स नहीं निकले जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में हो। पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है, IMF के साथ अब क्या नया डील कर सकते हैं नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और पंजाब की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सियासत पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद ने मुझे ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, मुझे बताइएगा कि मसला क्या है इस मखलूत हुकूमत के साथ, ये अनपॉपुलर डिसीजंस ले क्यों नहीं पा रही है? देखिए, अनपॉपुलर डिसीजन लेना, जब आपने लफ्ज अनपॉपुलर का है तो उसका मतलब हुआ ऐसा फैसला जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। जब लोगों की अक्सरियत कोई चीज पसंद नहीं आएगी कि तो उसका रद्द अमल भी तो होगा। लेकिन मसला यह है कि जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया है IMF के साथ, उसमें ये बात शामिल थी कि बिजली के निर्खों में और पेट्रोल के निर्खों में इजाफा किया जाएगा। तो उन्होंने एक हफ्ता जो था उसने नहीं किया, करीबन 378 या 278 बिलियन रुपीस का जो फर्क हमें पड़ा। ठीक है, अब वो उतने पैसे हर 15 दिन के बाद दें तो IMF की उस शर्त पे हम पूरा उतरते हैं। दूसरी, IMF ने ये कहा था कि ये जो आपने एक और एमनेस्टी दे दी है ब्लैक मनी को पाकिस्तान में लाने की, रियल स्टेट के लोगों को इस्तेमाल करने की, ये गलत है, ये आपने वायलेशन की है वायदे की। तो उन्होंने इन दोनों चीजों का उनसे जवाब मांगा था, तो उनकी गवर्नमेंट चली गई और वोटेड आउट हो गए। अब ये चीज का जवाब IMF इनसे मांग रही है। अब इनके पास एक चॉइस ये है कि ये कीमतें बढ़ाएं और जो फिर इनको लोग अच्छे ख्यालात से नवाजेंगे वो ख्यालात सुने लोगों के, और या फिर ये है कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट से जो 2 कवानीन इन्होंने बनवाने तो नहीं, जो तरमीम करनी करके अपना खुदाफिज कहें और लेट द इंटरिम सेटअप टेक प्लेस। ठीक, इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में क्या ये एक इज इट इंटेलिजेंट मूव के टर्म पूरी करनी चाहिए? देखिए, अगर तो ये पैसों का बंदोबस्त कर देते हैं, जो मैंने जिस खदशे का आपने सवाल किया, जो मैंने इजहार किया, अगर ये पैसों का बंदोबस्त कर लेते हैं और इस तरीके की पेमेंट्स कर सकते हैं, जो कमिटमेंट्स IMF के साथ इन्होंने की हैं उसके मुताबिक चल सकते हैं, तो फिर तो इनको कोई नहीं रोक सकता। फिर तो ये अगले साल अगस्त में जब इलेक्शन होने तब तक ये जारी रह सकते हैं, क्या वक्त है कि इस दौरान इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक तो ये चल सकते हैं। ठीक, अच्छा इफ्तिखार अहमद साहब, कल जो सदाती रेफरेंस पे 63A को लेके जो फैसला सामने आया, उसके बारे में जो कानूनी राय मुख्तलिफ जगह से ये सामने आ रही है कि ये आने वाले केसेस पे इम्प्लीमेंट होगा फैसला, माजी के केसेस पे, यानी कि जो पंजाब असम्बली में इंतखाब हुआ है चीफ मिनिस्टर का, उस पे नहीं होगा। और फिर जो इलेक्शन कमीशन में PTI की जो दरख्वास्त है उन्होंने भी अपना फ़िलहाल काम रोक लिया, उसमें मज़ीद काम करेंगे। आपके ख्याल में ये किस तरह सियासत को इफ़ेक्ट करेगा जो कल फैसला सामने आया? खुद ही कह दिया कि जो कानूनदान है उनकी यही कहा जाता है कि कोई भी जो फैसला होता है उसका माजी से इतलाक नहीं होता। ये अभी तक तो यही है। तो अगर इस फैसले का होता है तो फिर देखते हैं कि कैसे होता है, किन बुनियादों पे होता है। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बलूचिस्तान में तो अभी पेश की गई है ना तहरीक जी। देखिए ना, एक फैसले में बड़ी अजीब बात है जो मैं समझने की कोशिश करूंगा आपके इस प्रोग्राम में, जो कुछ लोग सुनेंगे, और कि एक प्राइम मिनिस्टर 172 वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो 172 वोट उसकी पार्टी के हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऐसी हरकतें करता है जिससे लोगों में इश्तराब पाया जाता है, लोग मुस्तरब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसको हटाने का तरीका क्या होगा? एक तरीका तो होगा जलसे, जुलूस, हंगामा, वो भी हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो हटाया जाएगा उसको कानूनी तरीके से। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही है ना। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके लिए पेश किया जाएगा तो दूसरी जमातों की तरफ से, तो उसकी पार्टी के 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग उनको वोट दे देते हैं। तो आप कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट साहब ने फरमाया है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये भी बता देती
कि फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फिर रखा क्यों जाए आइन में? इसको तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए। एक आदमी जो एक दफा आ जाए तो वो फिर रहे, हर वक्त तक रहे, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकता। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही होगा ना कि उसकी जमात के बीच उसके 172 वोट कम करने हैं ना, तो अगर उसके 172 वोट कम ही नहीं करने और कम होने का कोई तरीकाकार रह नहीं गया और इस जजमेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं रह गया, तो फिर आइन में इस आर्टिकल को रखने का तुक क्या बनता है? ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट माजिद निज़ामी साहब ने, जिन्होंने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हु विल विन अ री इलेक्शन फॉर सीएम पंजाब, जिसमें आपने तो अपना नतीजा बता दिए माजिद, बट स्टिल वी आर वेटिंग के अब होने क्या जा रहा है। अब आपको एक्चुअली लगता है कि रन ऑफ इलेक्शन हो सकता है? जी, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई है, क्योंकि जिन पीटीआई एमपीए की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून ने अपनी जीत का दावा किया था, तो उन पीटीआई के एमपी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद किसी सख्त फैसले का सामना करना पड़े। तो इस सूरत में जो सिचुएशन थी, वो जो बैलेंस था, वो बिल्कुल खराब हो गया और उसकी सूरत हाल बदल गई है। अब पार्टी पोजीशन के हवाले से बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि उन 25 लोगों को जब माइनस किया जाएगा तो पार्टी पोजीशन अक्सर बदल जाएगी। और इसके अंदर अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के पास 169 नंबर्स हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और पीएमएल के पास 168 नंबर्स हैं। इसके साथ साथ 5 ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अपना फैसला कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उनमें 4 आजाद थे, जबकि एक राहे हक पार्टी के मुआविया आजम तारिक। तो ये 5 का नंबर है। इस पे दोनों जमातों के दावे हैं कि हो सकता है ये हमें ज्वाइन करें, कुछ का ख्याल है कि ये हमारी तरफ है। तो इनका डिसीजन अगर रिविजिट होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में दोनों जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि ये उनकी तरफ आ जाएं। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये दावा किया कि आजाद अराकीन में से 4 हमारे साथ हैं। इस तरह हमारा नंबर 172 का बन रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की उम्मीद ये है कि उन 25 अरकान की जब नाअहली होगी तो उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो मखसूस हिस्सों में असम्बली में आए थे। उनमें से 3 खवातीन हैं और 2 अकलियती मेंबरान हैं। तो पीटीआई की और उनके इत्तेहादियों की ये कोशिश होगी कि उन 5 सीटों को दोबारा से फिल किया जाए, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा होती है, तो उसकी बुनियाद पे नीचे से जो नाम होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वहां से वो 5 का नंबर अचीव किया जाए। अगर वो 5 का नंबर उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक ऐड कर दिया जाए तो 173 का नंबर बन जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि 168 और 169 का नंबर है, और इसके अंदर अगर कुछ तब्दीली होती है और आजाद अरकान दोनों तरफ जाते हैं तो फिर ये नंबर 172 और 173 का बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 या 2 वोट्स या मैक्सिमम 3 वोट्स फैसला करेंगे कि कौन सी जमात का वज़ीर आला पंजाब में हुकूमत करेगा। ठीक है माजिद, आगे बढ़ने से पहले ये भी बताइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आ जाता है, वो डी-सीट हो जाते हैं, और तो फिर तो पीटीआई के 25 एमपीएस लूज़ कर देगी, तो पीटीआई की अक्सरियत तो कम हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि पीटीआई के लिए ये कुछ ना कुछ फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वो अरकान हैं जो जिन्होंने पार्टी लॉयल्टी चेंज कर ली। अब यहाँ पे इफ्स एंड बट्स के साथ मुस्लिम लीग नून और उनके कानूनी मुशीर इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जी पीटीआई का कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ जिसमें डायरेक्शन दी गई हो कि आपने सपोर्ट करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की जाए इस बुनियाद पे। उनके ये 2-3 ऑप्शन हैं जिनको वो यूज करना चाह रहे हैं कि इनके अगर फैसला आता है तो इन ऑप्शन को सामने रखते हो कि नशिस्तें बचाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नशिस्तें नहीं बचती तो बहरहाल उसका कहीं ना कहीं फायदा पीटीआई को होगा, क्योंकि 5 लोग उनको नए मिल जाएंगे
और उसके साथ उनकी नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन को लेके हमने डिस्कशन की। माजिद, अब थोड़ा रियल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं कि जो चल रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले इफ्तिखार अहमद से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो अदम एतमाद है उसके तो कानूनी जवाब पे सवाल उठ जाता है अगर आप उन अरकान के वोट्स काउंट नहीं करते जो मुनहरिफ हैं, क्योंकि फिर अदम एतमाद की रूह क्या है? अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, फिर अदम एतमाद का मकसद ख़त्म हो जाता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है क्योंकि अदम एतमाद को एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन में ये दर्ज है कि अदम एतमाद का तरीक़ेकार क्या होगा, और अगर उस अदम एतमाद के तरीक़ेकार में ये दर्ज कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि जो पार्टी के अरकान हैं, जो MNAs हैं, वो अपने पार्टी सरबराह के खिलाफ नहीं जा सकते, तो ये बड़ा डिसबैलेंस सा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कानून ये कहना चाह रहा है कि इत्तेहादी जमातों से डील किया जाए तभी अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, विद इन पार्टी कोई चेंज दिलाने का ना सोचे। तो मेरा ख्याल है ये एक अदम तवाज़ुन है और सियासी जमातों को इससे को सोचना चाहिए। पहले तो चूंकि आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अदम एतमाद को और उसकी तहरीक को, तो इसलिए इसमें हर तरह का ऑप्शन ओपन होना चाहिए। या तो इसका आईनी तहफ़्फ़ुज़ ही खत्म कर दिया जाए ताकि ये सवाल ही ना उठे कि किसी के खिलाफ अदम एतमाद है। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन उनका वो आप उनका जमहूरी हक तो एक मौजूद है, उसका एक इंडिविजुअल राइट है। माजिद, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप समझते हैं कि अभी ये पार्लिमानी जमातें इस पर कानून साजी करने के लिए तैयार हैं, और अगर ये फैसला माजी पे नहीं लागू होता, आने वाले वाक़यात पे लागू होगा, तो फिर इस पर कौन सी जमात पंजाब के अंदर ज़्यादा कामयाब सियासत कर सकती है? जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तो सियासी जमातों को सिर्फ ये मुश्किल दरपेश है कि वो किस तरह मौजूदा सूरत हाल में से कामयाबी से गुजर सकें। उन्हें लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी तरतीब देने का वक्त नहीं मिल रहा और शायद उनकी तरजीहात में भी नहीं है। तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि इस हवाले से कोई मुकम्मल और जामे कानून हो सके। अभी तो सिर्फ 4 से 6 महीने के सियासी मंतज़ामे को देख के सियासी जमातें प्लानिंग कर रही हैं, और पंजाब के अंदर अगर फैसला आता है बहुत टफ हो जाएगी और बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा। 2 या 3 वोटों पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। इस वक्त इशफाक तौला साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट हैं। इशफाक साहब, मुझे बताइएगा कि $45 बिलियन रिजर्व्स हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की, $44 बिलियन उनकी रिजर्व्स हैं, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत पीछे रह गया है। इंडिया से तो मुकाबला करना एक इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है, बांग्लादेश से भी पीछे रह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने बात की है ना, वो यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑरेंज। असल में एक्चुअली बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है $45 बिलियन की आप कह रही हैं, उसमें आप सामने इनकी इंपोर्ट भी देख लें। उसी चीज को अगर आप देखेंगी, अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इनकी अगर $35 बिलियन है, तो उसी की इंपोर्ट इनकी 32 या 33 बिलियन है, और 2 बिलियन की सिर्फ वैल्यू एडिशन है। बांग्लादेश इज नॉट अ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, और सिर्फ ये एक इंडिया की कॉलोनी के हिसाब से काम कर रहे हैं, और वहीं से इनको यूरोपियन GSP++ मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनकी ड्यूटीज पे हमारा एडवांटेज। बांग्लादेश ने नो डाउट काफी इंप्रूव किया है अपने आप को, और उन्होंने अपने आप को टेलरिंग शॉप ऑफ द वर्ल्ड बनाया। बिल्कुल हाई एंड की जो आपके गारमेंट्स होते हैं वो वहां बनते हैं, और इंडिया का मुकाबला आप इसलिए नहीं कर सकती। इंडिया का बेसिकली सरप्लस है वो सर्विस सेक्टर से है या IT एक्सपोर्ट से है। आज से 30 साल पहले उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री बनाई थी, जो लोग हंसते थे कि ये क्या मिनिस्ट्री है, और ये लग रहा था कि किसी को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये मिनिस्ट्री बनाई। मगर आज आप देखें वो मिनिस्ट्री डिविडेंड पे कर रही है।
तो ये चीजें हम ना करें, मगर एक हमारा अपना जो फॉल्ट है वो हमें देखना चाहिए कि हम अपने फॉल्ट को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमें अगर ये देखें कि किस तरीके से हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ानी है और हमें अपनी इंपोर्ट को कम करना है, हमें उसकी सोल सर्च करनी है। बांग्लादेश का डेट टू जीडीपी रेशियो है 25%। इनका कभी भी फॉरेन डेट इतना एक्सीड नहीं किया जितना हमारा हुआ। तो ये सब चीजें हैं, इसको हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। लेकिन मुझे बताएगा कि इस वक्त हमारे पास क्या मुल्की प्रोग्राम है और हम IMF की प्रोग्राम की बहाली के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो काफ़ी? देखिए, IMF का प्रोग्राम क्या है, भले ये मैंने बहुत सारे तज्जियाकारों के तज्जिए सुने हैं, और जिस तरीके से वो तज्जिए करते हैं कभी कभी मुझे थोड़ा सा रश्क भी आता है और कभी कभी रोना भी आता है। IMF का प्रोग्राम क्या है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है, EFF। वो आपको एक्सटेंड करते हैं फंड इन द नीड ऑफ द आवर। जब आप प्रोग्राम लेते हैं तो आपको पूरा प्रोग्राम दे देते हैं कि इस वक्त आपका रिव्यू होगा और इतने इतने पैसे हम आपको देंगे। 2 साल कोविड की वजह से आप जब उनसे किए गए माइलस्टोन्स को, जो आपने एग्रीमेंट किए थे, वो पूरा नहीं कर सके, उस वक्त उन्होंने रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी आपको दे दी। ठीक है जी। इन 2 सालों में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि आपके पेरिस क्लब के जो डेट थे या दूसरे कंट्रीज के जो थे, फ्रेंडली कंट्रीज के, वो मोरेटोरियम में थे और वो आपको 2 साल तक पे नहीं करने पड़े। उसका बर्डन भी अब आपके पास आ गया है। आपका मसला सबसे बड़ा इस वक्त आपकी इंटरनल इकोनॉमी नहीं है, डोमेस्टिक इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी जा रही है और इसकी बॉयंसी बहुत ज्यादा है। मेन आपका जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फैक्टर है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसीट्स हैं और जो आपकी पेमेंट्स हो मिसमैच, ये इश्यूज हैं। IMF के प्रोग्राम में आपने कुछ शर्तें रखी थी जिसकी वजह से IMF आपको कर्जा देता है और बाकी 2 ममालिक भी आपको कर्जा देते हैं, वर्ल्ड बैंक, लेकिन इशफाक तौला साहब, मैं यू गॉट टू बी डेविल्स एडवोकेट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन अ सब्जेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट तो बार बार IMF की बात करती है। देखिए, आपका तो फर्ज यही है कि आप मुझसे उगलवाएं कि सच क्या है, ठीक है ना, और मेरा फर्ज है कि मैं सच बताऊं आपके, ताकि आपके नाजरीन समझे कि ये क्या है। तो सर इनकी तवज्जो किस तरफ है फिर? इनकी तवज्जो, IMF की तवज्जो ये है कि जो आपने 27 या 28 फरवरी को जो आपने अनफंडेड फैसिलिटी या सब्सिडी जो दे दी थी आपकी आवाम को, क्या आपने उनसे एग्रीमेंट लिया था कि नहीं? तो सीधा जवाब है नहीं। दूसरा, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या ये सब्सिडी देने के पैसे आपके पास है? जवाब है नहीं। जो फंडेड प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब का जो अब मीडिया में लहराते हुए नजर आते हैं, हैंड राइटिंग में दोस्त हमारे, वो प्रोग्राम आप देखेंगे तो 476 अरब का इन्होंने दिखाया है कि जी 100 अरब यहाँ से और 130 अरब यहाँ से और 160 अरब यहाँ से हम लेंगे। जब शौकत तरीन साहब को अगर आप देखेंगे और इनकी आप 9 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो ये 476 अरब नहीं कह रहे थे, 367 अरब कहते थे। इससे पहले हमारे मोहतरम साबका प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि 286 बिलियन की है और हमने 268 बिलियन टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया, वो मैं आवाम को वापस कह रहा हूं। तो ये तो बिल्कुल रोशन है कि बिल्कुल की क्लियर है कि कोई ऐसी चीज फंडेड नहीं थी जिसको हम IMF को जस्टिफाई कर सके। आज भी IMF का सवाल यही है, वो ये नहीं कहते कि आप फंड वापस, ये सब्सिडी वापस करें, वो कहते हैं आप सब्सिडी रखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप इसके बता दें कि ये आपने जो हमसे पैरामीटर तय किए थे उसके ओवर एंड अबाव कहां से पैसे आएगा, आप ये सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह टीपू मसूद साहब ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस्लामाबाद में। उनसे हम जानेंगे तहरीक तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो मुज़ाकरात हैं, माजी में भी वो इन तमाम अमूर को फॉलो करते रहे हैं, लेकिन
हमने देखा है कि 12 मुज़ाकरात हुए लेकिन ना अमन हो पाया और बार बार हमने अटैक्स भी देखे पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर और एपीएस अटैक का एक ऐसा मामला है जो हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो इनका एलामिया सामने आया इसमें बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड थी मुज़ाकरात में और अब ये सारा बर्डन पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है, मतलब जुल्म भी हम पे हो और हम ही मुज़ाकरात चाह रहे हैं। आपको लगता है कि ये बुरा इंप्रेशन जा रहा है इस पर? ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जो पूरा पीस अमल है, पीस प्रोसेस है, और ये पिछली दफा भी हुआ था और अभी ये दोबारा जो कबायली जरिए के जरिए मामला पे हो रहे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं और अफगान तालिबान मीडिएट कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं टीटीपी लीडरशिप के साथ। तो ये असल में यानी 15 अगस्त से जब तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था काबुल में, उससे पहले भी और फिर उसके बाद भी कई मौकों पे पाकिस्तानी सीनियर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है उन्होंने अफगान तालिबान को ये चीज कन्वे की थी कि आप लोग अब टीटीपी के खिलाफ या एक्शन लो, को ऑपरेशन करो या उनको अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से निकाल दें। और इन दोनों चीजों के रिस्पांस में तालिबान ने बिल्कुल इनकार किया था और उन्होंने फिर एक ऑप्शन दिया था कि हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी तालिबान को बिठा सकते हैं। फिर उसी के बाद ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ और पिछली दफा जो मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में 1 महीने का सीज फायर हुआ था और जो फिर टीटीपी ने खत्म किया। और अभी भी यानी ईद के लिए उन्होंने पहले 11 दिनों का सीज फायर किया, फिर वो चीज एक्सटेंड की उन्होंने 5 मजीद दिनों के लिए, और आज जो इलामिया आया तो वो जो अब 30 मई तक एक्सटेंशन हो चुकी है सीज फायर की। ठीक, अच्छा एहसानुल्लाह साहब ये बताइएगा कि इनकी मुतालबात तो काफ़ी हैं लेकिन क्या ये हकीकत है कि 30 टीटीपी के कैदियों को रिहा किया गया है और वो बेसिकली चाहते हैं कि 100 से ज़ायद हैं जिनको रिहा किया जाए? टीटीपी की तरफ से जो शुरू में एक डिमांड आई थी तो वो 102 के करीब उनके कैदी थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में थे, जिसमें कुछ सीनियर कमांडर्स भी थे। महमूद खान का नाम लिया जा रहा है और फिर मुस्लिम खान का, और ये दोनों कमांडर जो सवाद चैप्टर है टीटीपी का उन पे उनका ताल्लुक है। तो वो डिमांड आई थी और उसके नतीजे में कुछ कैदी यानी रिहा भी हो चुके हैं। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली कल से या परसों से जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि 30 के करीब मजीद रिहा किए गए हैं, तो मेरे ज़राइन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन ये मुस्लिम खान और महमूद खान की अगर आप बात करें तो ये तो वो लीडर्स हैं जो 2016 में इनको मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सजाई मौत हुई थी और 31 लोगों पे हमले में मुलव्वस थे, सिक्योरिटी पर्सनल पे भी हमला किया। फिर महमूद खान ने जो टीटीपी के सवाद से लीडर थे उन्होंने 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स पे को किडनैप किया और उनको 20 साल सज़ा सुनाई गई थी। तो इस तरह के जराइम में मुलव्वस, इस तरह के टेररिज्म में मुलव्वस लोगों को रिहा कर देना, ये क्या मैसेज जाता है एहसानुल्लाह साहब? ये बतूल हम ये पहले भी कर चुके हैं, पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी हुकूमत पहले भी इस तरह की वो काम कर चुके हैं और यानी एहसानुल एहसान की मिसाल हमारे सामने है। फिर वो पंजाबी तालिबान फैक्शन जो कि एक बहुत बड़ा फैक्शन हुआ करता था टीटीपी का, उसका जो सरबराह था असमतुल्लाह माविया, वो भी काफी सख्त हमलों में मुलव्वस था। GHQ हमला या बाकी पिंडी में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बसों पे हमला हुआ था तो उसमें भी वो मुलव्वस था, लेकिन फिर वो भी सरेंडर होके यानी अभी वो आजाद वो फिर रहा है। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये सिक्योरिटी जो ऑफिशियल हैं जो पूरे पीस प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो भी ये रियलाइजेशन उनकी भी हुई है कि अगर इन लोगों के रिहाई से मामला बेहतर हो सकते हैं, अमन आ सकता है, खासकर कबायली इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये यानी इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और दूसरा ये कि यानी फिर अफगान तालिबान की मिसाल भी हमारे सामने है कि वहाँ पे, लेकिन ये तो पहले भी हुआ था ना एहसानुल्लाह साहब कि लोग छुड़वाए गए और बार बार मुआहदे टूटे गए। 2007 से अब तक हम यही तो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का मुज़ाकरात का सिलसिला या जो मुआहदे हुए थे तो वो 1 दर्जन से ज्यादा हुए हैं टीटीपी के साथ, या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में जो एक दूसरा अलग फैक्शन है हाफिज गुल बहादुर का, फिर वाना के इलाके में मुला नजीर का फैक्शन है, तो उनके साथ भी ये मुआहदे हुए थे और वो फिर टूट भी गए थे। लेकिन इस दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा पुरुमीद है कि अफगान तालिबान खुद मीडिएट भी कर रहे हैं और यानी हम, लेकिन उसके गारंटर्स तो हक्कानीज है एहसानुल्लाह साहब, उसके तो वो तो अमेरिकन को खटकेंगे, फिर ये किस तरह से मामला चलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में अमेरिका का अब इस रीजन में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उनका सिर्फ ये कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से है कि अगर
अमेरिकन मैन लैंड को यहाँ से कोई थ्रेट जाता है तो वो उस हवाले से वो इंटरेस्ट लेंगे। बाकी उनका यानी इस रीजन से जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया है और वो फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ सीधे चले गए, यूक्रेन रूस जंग की वजह से। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को छोड़ के हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीज हमारी इंटरेस्ट में अच्छी रहती है और कौन सी। ठीक है एहसान, ये भी बताइएगा क्या ये दुरुस्त है कि मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट किया गया कि तालिबान चाहते हैं कि इन अजला को जो खैबर पख्तूनख्वा के इंजमाम के बाद इसमें आए उनको ख़त्म करके दोबारा फिर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों का दर्जा दे दिया जाए? क्या TTP ऐसा चाहती है? ये मुतालबा बिल्कुल TTP का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यानी कुछ लोग कोट कर रहे हैं कि वो जो फाटा का मर्जर हुआ है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन मेरी जो इतलात है वो ये है कि वो जो फाटा कबायली इलाके है वहां पे वो चाहते हैं कि शरिया लॉ हो। जिस तरह सवात में निज़ाम अदल का एक वो लेके आए थे कानून, तो वो इस तरह कोई वो चाह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये चीजें नेगोशिएट मेरे ख्याल में नहीं हो रही। अभी सीज फायर पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है कि सीज फायर में मजीद एक्सटेंशन हो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, और TTP की तरफ से कैदियों की रिहाई की पे जोर दिया जा रहा है कि उनको अब रिहा कर दें पाकिस्तानी हुकूमत। ठीक है एहसान साहब, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि इन तमाम मामलात को आगे चलाते वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पब्लिक पल्स को बेहतर तरीके से रीड किया है? पब्लिक जो लोकल पब्लिक है यानी जो कबायली इलाके के लोग हैं या खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ पे एक है कंसेंसस के हाँ अगर मुज़ाकरात से मामला बेहतर हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मिलिट्री ऑपरेशन को भी भुगत चुके हैं जिसमें बहुत तबाही हुई है। और दूसरा ये कि फिर TTP के तालिबानाइजेशन का जो एक पूरा दौर है तो उसमें भी लोगों की जो जिंदगियाँ थी वो बड़ी तबाह हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात से मामला बेहतर हो सकते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसी पे वो कह रहे हैं कि जोर भी देना चाहिए और जोर डालना चाहिए। और इसी वजह से जो महसूद जिरगा है तो वो काबुल भी गया था, यानी 32 रुकनी जिरगा जिसका जिक्र भी है TTP के आज के एलामिया में, कि वो वहाँ पे गए नवाते हम पश्तो में कहते हैं एक रिक्वेस्ट लेके गए कि आप लोग सीज़फायर का ऐलान कर दें। ठीक है बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपी मसूद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।